नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आ चुके हैं 10 अगस्त जो हम आपको बता दें कि बड़ी खबरें निकल के आ रही, फटाफट एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने बीपीएल न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, यही समाजवादी पार्टी कल पूरे 75 जिलों में सफल प्रदर्शन किया है। जी हम आप इसे सफल प्रदर्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, योगी सरकार ज़बरदस्त झुकी है और एक बड़ा एक्शन लिया है उन्नाव रेप केस में पूरी तरीके से अब उन्नाव रेप में केस दर्ज होने के बाद अब पूरी तरीके से आरोप भी तय हो गए हैं। यानी रेप कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही किया था। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, हमने सोचा आपको बता दिया जाए। इसी के साथ कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर जबरदस्त 75 जनपदों में सरकारी दमन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों, नौजवानों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, व्यापारियों के हितों की उपेक्षा और रेप पीड़िता को न्याय दिलाने आदि मांगों को लेकर सपा अपने जिला मुख्यालय पर धरना दिया तथा जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राज्यपाल को संबोधित 25 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेशव्यापी धरना कार्यक्रम में करीब 12 लाख पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जन सामान्य सभी की भागीदारी रही। शांतिपूर्ण धरना दे रहे समाजवादी कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने कई जगह बल का भी प्रयोग किया। इससे बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। अमरोहा, अलीगढ़, गोरखपुर में पुलिस प्रशासन ने धरना दे रहे लोगों से दुष्व्यवहार भी किया था। जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने धरना स्थल से टेंट उखाड़ लिए, माइक छीन ले गए और दरिया भी हटा दी गई। गोरखपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 1000 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां चलाई, जिसमें कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। पुलिस और प्रशासन का रवैया पूर्णतः अलोकतांत्रिक और दमनात्मक रहा। सरकार बदले की भावना से काम करते दिखाई दी। सपा मुख्यालय में प्राप्त जानकारी के अनुसार इटावा में प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के नेतृत्व में लोग धरना पर बैठे। बलिया में नेता विरोधी दल विधानसभा श्री राम गोविंद चौधरी, फतेहपुर में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, लखीमपुर में सांसद श्री रवि वर्मा, लखनऊ में राष्ट्रीय महासचिव श्री इंद्रजीत सरोज के नेतृत्व में धरना में हजारों की संख्या में जन भागीदारी रही। रामपुर में विधायक अब्दुल्ला आजम खान के साथ संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन, राज्यसभा सदस्य बिशंबर प्रसाद निषाद, जावेद अली और नसीर खां विधायक पार्टी के धरना कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल रहे। आगरा में भी पूर्व सांसद श्री राम जी लाल सुमन, झांसी से सांसद श्री चंद्रपाल सिंह, आजमगढ़ में राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, बदायूं में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद में पूर्व सांसद अक्षय यादव, मैनपुरी में पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, बाराबंकी में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के नेतृत्व में धरना दिया गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, सहारनपुर, हरदोई, कानपुर आदि अन्य जनपदों में बड़ी संख्या में जनता ने समाजवादी पार्टी के धरना कार्यक्रम में भागीदारी की है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के शांतिपूर्ण धरना पर पुलिस द्वारा अकारण बल प्रयोग से साबित हो गया है कि भाजपा सरकार जनता और विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, किसान त्रस्त, नौजवान बेकारी में दिन काट रहे हैं। गरीब की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है। महिलाएं एवं बच्चियां सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। विकास अवरुद्ध हो गया है। समाजवादी पार्टी इन तमाम जन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती है। चौधरी ने कहा कि उन्नाव रेप की पीड़िता को न्याय मिले। मिर्जापुर, सोनभद्र में आदिवासियों को उनकी जमीन का पट्टा मिले। रामपुर में मोहम्मद आजम खान का उत्पीड़न बंद हो सहित 25 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कल धरना दिया और जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन भी दिया है। हम आपको बता दें कि कल समाजवादी पार्टी के इस धरना को देखने के बाद अब पूरी तरीके से योगी सरकार झुकी हुई है। अब योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर हालांकि कितना बदलाव करती है ये देखने के बाद होती है, लेकिन उन्नाव रेप केस की बात करें या फिर सोनभद्र की बात करें तो अब योगी सरकार अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अगर उन्नाव केस की बात करें तो सीबीआई और कोर्ट ने भी पूरी तरीके से आरोप तय कर लिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर ही उस लड़की का रेप किया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल अब हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो कि निकल के आ रही है। एनडीटीवी के संस्थापक प्रणव राय और राधिका राय मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने से उनको रोक लिया गया। जी हाँ,
अब मीडिया की स्वतंत्रता जिस तरीके से पहले ही खतरे में थी, लेकिन अब उनके संस्थापकों को पूरी तरीके से परेशान कर रही है। कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय राव और उनकी पत्नी राधिका राय को शुक्रवार को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने से रोक लिया गया। सीबीआई की ओर से जारी एहतियात लुकआउट सर्कुलर के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एनडीटीवी के एक बयान में कहा गया कि इन दोनों को सीबीआई ने 2 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक फर्जी और निराधार मामले के आधार पर रोका गया है। दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामले में जून में दोनों के खिलाफ सावधानी के लिए निगरानी का नोटिस जारी किया गया था। अधिकारियों ने कहा था कि दोनों को इसी नोटिस के आधार पर देश छोड़ने से रोका गया है। एलओसी किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। एजेंसी इसके आधार पर व्यक्ति को बाहर जाने से रोक सकती है, पर इसके तहत उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि ये एलओसी सिर्फ दोनों को देश छोड़ने से रोकने के लिए है, हिरासत में लेने के लिए नहीं है। कंपनी ने बयान में ये नहीं बताया है कि दोनों कहां जा रहे थे। हालांकि उसने कहा कि दोनों विदेश यात्रा से 16 अगस्त को लौटने वाले थे। कंपनी ने कहा कि मीडिया कंपनी मालिकों पर छापे और आज की ये कार्रवाई मीडिया वालों के लिए चेतावनी है कि वे हाँ में हाँ मिलाए, नहीं तो कार्रवाई झेलना पड़ेगा। प्रणय राव की कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये पूरी तरीके से मूल अधिकारियों का उल्लंघन है। बयान में एनडीटीवी ने अपने इन दोनों संस्थापकों को पत्रकार कहा है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि वे किस कारण से विदेश जा रहे थे। आपको बता दें कि कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में 2 साल पहले एनडीटीवी के मालिक प्रणय राय के ठिकाने पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने छापेमारी भी की थी। मीडिया संस्थान के मालिक को इस तरीके से परेशान करना अपने आप में दर्शाता है कि मोदी सरकार कितनी हताश हो गई है एनडीटीवी से। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पक्षकार से पूछा है कि क्या भगवान राम के वंशज अब भी अयोध्या में हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में शामिल पक्षों में से एक रामलला विराजमान से शुक्रवार को पूछा कि क्या रघुवंश यानी भगवान राम के वंशज में से कोई अब भी अयोध्या में रह रहा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीश की पीठ ने रामलला विराजमान के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के पराशर से सामने से सवाल रखा है। पीठ ने कहा कि हम सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या रघुवंश यानी राम के वंशज का कोई भी व्यक्ति अयोध्या में रह रहा है। पीठ ने कहा है कि ये जिज्ञासावश पूछा जा रहा है। पराशरन ने जवाब दिया कि मुझे जानकारी नहीं है, हम इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। आपको भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब अयोध्या मामले में रोजाना सुनवाई कर रहा है और हफ्ते में अब लगभग 5 दिन सुनवाई करेगा। सुनवाई के चौथे दिन पराशरन शीर्ष अदालत के सवालों पर जवाब दे रहे थे। जन्म स्थानम कैसे न्यायिक व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जरूरी नहीं है कि उसी स्थान को मंदिर माना जाए जहां मूर्तियां हैं। हिंदू किसी भी निश्चित रूप में देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें दिव्य अवतरण के रूप में पूजते हैं जिनका कोई रूप नहीं है। इस मामले में दलीलें 13 अगस्त को भी जारी रहेंगी। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत नाजुक, एम्स में भर्ती हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े मंत्री पहुंच गए हैं देखने। जी हाँ, काफी समय से बीमार चल रहे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली 66 को एम्स में भर्ती कराया गया है। सांस लेने में तकलीफ और घबराहट की शिकायत के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए शुक्रवार सुबह 10 बजे एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें सीएन यानी न्यूरो कार्डियक सेंटर में एडमिट कराया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें देखने एम्स पहुंचे थे। डॉक्टरों की एक टीम जेटली की निगरानी कर रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो कि निकल के आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव की सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर 2007 में मिली जीत को विधानसभा उपचुनाव में दोहराने की कोशिश में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर लोकसभा तक संगठन में किए गए बदलाव इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि यूपी प्रदेश में विधानसभा की रिक्त हुई 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव रणभेरी बजने से पहले पार्टियां अपनी जुगलबंदी और संगठन के पेच कसने लगी हैं। बसपा मुखिया मायावती ने इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. कुशवाहा की जिम्मेदारी बढ़ाकर केंद्रीय यूनिट का महासचिव बना दिया, जबकि मुस्लिम चेहरे के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें हासिल की थी। हालांकि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा को यूपी में एक भी लोकसभा सीटें नसीब नहीं हुई थी। मायावती के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव अपने आप में बेहद खास है। इसलिए भी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इससे पहले कभी विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ती थी। यह पहला मौका होगा जब बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ विधानसभा
उपचुनाव लड़ने के मूड में है। पश्चिमी यूपी को लेकर पूर्वी लोकसभा चुनाव के दौरान कई विधायक सांसद बन गए, जबकि फागू चौहान के राज्यपाल बनने के बाद मऊ जिले की एक सीट भी रिक्त हो गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो सीटें खाली हुई हैं उनको मिलाकर 13 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां विधानसभा उपचुनाव होना है। परिस्थितियां बदली तो संख्या 15 भी हो सकती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इन सबके बीच मायावती अब सोशल इंजीनियरिंग में ज़बरदस्त जुड़ गई हैं उपचुनाव को लेकर। फिलहाल आज की बड़ी खबरों दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें इन सारे मुद्दों को लेकर।